बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। इस वक्त पूरी दुनिया और मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद बहरान की लपेट में है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ हालिया फौजी हमलों ने खित्ते में कशीदगी को तारीखी हद तक बढ़ा दिया। शायद इतने कशीदा हालात इससे पहले हमने विटनेस ना किए हों जो अभी हम विटनेस कर रहे हैं। बहरहाल इसके नतीजे में सैकड़ों ईरानी फौजी और शहरी हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि सुप्रीम लीडर तक को भी इसका निशाना बनाया गया। विद इन 24 आवर्स जो अटैक किया पहले इसराइल ने, उसमें ही जो सुप्रीम लीडर है उनकी बल्कि लीडर के साथ साथ जो उनकी आला क़यादत है उसको भी निशाना बनाया गया। ईरान ने फौरी और मुनज़्ज़म रद्द-ए-अमल भी दिया और अमरीकी और इजरायली अहदाफ को अभी तक निशाना बनाते हुए अपनी कार्रवाइयाँ जारी की हुई हैं, जिससे खित्ते में इंसानी जानों का नुकसान भी हो रहा है और जानी और माली नुकसान का दायरा कार भी वसी होता चले जा रहा है। और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से भी ईरान पर अपनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना था कि ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफ़िक हो चुका था। जौहरी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया और ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने खुलकर उसकी मज़म्मत की है। साथ ही पाकिस्तान ने कुछ अफसोस का इजहार भी किया कि जो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन में अपने मुस्लिम ममालिक की तरफ जो है वो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया, उस पर पाकिस्तान ने अफसोस का इजहार किया। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर का भी आज का बयान है जिसमें वो ये कहते हैं कि सेहोनियत को इंसानियत के लिए खतरा करार देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, एजेंडा इजरायली असर को पाकिस्तान की सरहद तक ला रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बाय द वे बहुत ज़्यादा अगर इस पर डिबेट करें तो ये तशवीशनाक है हमारे लिए कि ये जो इजरायली एजेंडा या इजरायली असर है उसको पाकिस्तान की सरहद तक लाना या पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट है या नहीं, खुदा ना ख्वास्ता, तो ये बहस करना भी बहुत ज़रूरी होगा और वो बहस हम आज के प्रोग्राम में करेंगे भी। पाकिस्तान ने इस बहरान के दौरान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए हैं, ये बताना है डिफेंस मिनिस्टर का। वजारत खारिजा के मुताबिक ईरान में मौजूद 35,000 पाकिस्तानी शहरी मुतासर इलाकों में मौजूद हैं, जिनमें से अब तक ये हंड्रेड्स उनकी तादाद है जो कि जिनको महफूज तरीके से पाकिस्तान वापस बुलाया जा चुका है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ सिफारती चैनल्स के जरिए ईरान, सऊदी अरब, ओमान और दीगर मुतल्लिका ममालिक से राबते भी कायम किए ताकि पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं उनकी वापसी को एक अच्छे माहौल में यकीनी तौर पर उनको वापस मुल्क जो है बुलाया जा सके और इंसानी जानों के नुकसान को कम से कम जो है वो किया जा सके। आलमी और इलाकाई सिफारतकारी भी इस बहरान में इंतहाई फ़ाल होती हुई हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने भी खित्ते में इस्तेहकाम कायम रखने और जो इंसानी हमदर्दी उसके तकाज़ों को पूरा करते हुए अपना मौसर किरदार अदा करने की एक बार फिर से ऑफर किया, जबकि ईरान, सऊदी अरब और ओमान के साथ मुसलसल राबते भी पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने, कि हम ये राबते जारी रखे हुए हैं। साथ ही आलमी इदारे और इंसानी हुकूक के ग्रुप्स भी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं ताकि इंसानी बहरान को बढ़ने से रोका जाए। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस भी होता है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे या दीगर इदारे जो हैं जो कि इंसानी हुकूक की बात करते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ पे पूरी दुनिया को मतलब आपकी तरफ से किसी भी मुल्क में जाके हमले कर दिए जाते हैं, आपको वहाँ पे उनकी फ़िज़ाई हुदूद को ब्रीच कर रहे हैं, आप वहाँ पे इंसानी बहरान पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता। हाँ, ज़रूर आता है स्टेटमेंट्स की हद तक। खैर, ये एक इलाकाई तनाज़ा तो नहीं है, लेकिन इसमें आलमी सलामती और खित्ते के ताकत के तवाज़ुन के लिए भी एक बहुत ही संगीन ख़तरा बन चुका है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको जो है वो अमरीका, इसराइल और हालिया फ़ौजी और सियासी इक़दामात, ईरान और लेबनान में जो जारी रद्द-ए-अमल है, इंसानी नुकसान क्या है, नकल मकानी की सूरत हाल अभी तक क्या है, अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, कितना नुकसानात हुए, क्या अमवात हुए, ये सब चीज़ें जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। ईरान से मुझे ज्वाइन किया है जॉन हुसैन है। जॉन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जॉन, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तक की क्या सूरत हाल है, क्या क्या नुकसानात हुए, कितनी अमवात हो चुकी हैं, कितने शहरों को टारगेट किया गया, क्योंकि आज अगर अमेरिकन और इजरायली मीडिया को देखा जाए तो उनके मुताबिक तो बहुत से शहरों को टारगेट किया गया, बहुत से धमाके गिराए गए, तो असल नंबर्स क्या हैं? वालेकुम जी, ये बात बिल्कुल सच है। ईरान छुपाता नहीं है अटैक्स को। 31 प्रोविंसेस में 20 प्रोविंसेस इफेक्ट हुए हैं और इसके अंदर रेजिडेंशियल एरियाज में बिल्डिंग्स को गिराया गया है। 5 मेडिकल फैसिलिटीज हैं जिनमें 2 हॉस्पिटल्स हैं और एलिमेंट्री स्कूल्स को तबाह किया गया है। आपने मिनाब के अंदर 170 शहादतें देखी छोटी बच्चियों की, जिनको इस तरीके से इस बेदर्दी से मारा गया कि उनकी 67 बच्चियों की लाशें तो ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा कि उनको पता नहीं है कि कौन सी बॉडी किस माँ बाप को देनी है। तो हालात इतने खराब है कि तेहरान के अंदर दे स्टार्टेड कारपेट बॉम्बिंग। इन्होंने पुलिस स्टेशंस को निशाना बनाने शुरू कर दिए हैं। तकरीबन सारे पुलिस स्टेशंस को निशाना बनाया है तेहरान के अंदर ताकि एनार्की फैले, डिस्टेबलाइजेशन हो।
एंड एट द सेम टाइम जो स्क्वायर्स हैं, फॉर एग्जांपल फिरदौसी स्क्वायर जहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं, अच्छा। और जो गैदरिंग्स हैं उनको भी सरप्राइजिंगली, ये मुझे नहीं लगता था ऐसा कभी भी होगा, बट उसको भी टारगेट किया गया है। तो इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं ईरान और इसराइल और अमेरिका, जॉन? ये जो डिस्टेबलाइजेशन होगी ये किस हद तक उनको हेल्प कर सकती है? क्योंकि पहले हम ये देख रहे हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए, जिसपे आज मुख्तलिफ ममालिक के ये बयान भी आ रहे हैं कि रजीम चेंज आप हवाओं के जरिए नहीं कर सकते। इवन यूके का इस तरह का बयान सामने आ रहा है। तो वो इसराइल और अमेरिका इससे फिर क्या अचीव करेंगे और किस तरह से करेंगे? आपको इसका स्ट्रेटेजिकली क्या नजर आता है कि किस तरह से ये इनकी जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब बनाएंगे खुद? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये मास हिस्टेरिया और बड़े पैमाने पे एक हौलनाक सिचुएशन ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि लोग खुद से अपनी गवर्नमेंट को कहें और सिस्टम को कहें कि भाई अब तो आप सरेंडर कर दें। बस मुझे लग रहा है ये हालात इस पे लाना चाह रहे हैं ईरानियों को कि यहाँ पे लोग सरेंडर करें। बट आई ऑनेस्टली से कि यहाँ पे ऐसा जितना बोला जाता है उसके, आई थिंक स्पिरिट्स अगर उसके हिसाब से देखें कि उनकी स्पिरिट किस चीज पे काम कर रही है, तो दे आर वेरी रेजिलियंट। ईरानी पीपल आर वेरी रेजिलियंट। और यहाँ पे लोग को सिर्फ बदला, इस वक्त लोगों को सिर्फ बदला जो है वो सूझ रहा है, और आई डोंट थिंक ये अटैक्स रुकेंगे और प्रेशर बढ़ेगा। ईरानियों को किसी चीज की फिक्र नहीं है इस वक्त। अच्छा, तो फिर ये एहतजाज जो हो रहा है ना, मतलब हम पहले देख रहे थे कि कुछ अर्सा पहले जो एहतजाज हुए वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, तो चले इन्फ्लेशन पे हो सकता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए हो सकते हैं, लेकिन उसको ऑफ कोर्स अमेरिकन और इजरायली मीडिया ने अपने मकसद के लिए यूज़ करने के लिए कोशिश की, और यही उनका रजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा हथियार भी होता है। तो अभी हमें जो देखने को मिला वो तो सुप्रीम लीडर की डेथ के ऊपर जो है वो दुख मिला है देखने को, अभी ऐसे ही है ना। और अभी भी अगर देखा जाए तो अमेरिकन और इजरायली मीडिया उसको ये रिपोर्ट करे कि वहाँ पे तो सिविल वॉर होने लगी है और वो उनको रजीम चेंज की बहुत जरूरत है ईरानियों को। देखें, मैं तो कभी कभार हैरत करता हूँ कि कौन सी दुनिया में रहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि यहाँ पे खुशियां हो रही हैं और लोग बाहर आके डांस कर रहे हैं। जब सबसे पहली शहादत की खबर आई आयतुल्लाह खामनेई की 4:45 सुबह, मुझे घर के बाहर से चीखने और रोने की आवाजें आई। मैं बाहर गया तो मैंने देखा लोगों का लश्कर जो है वो बाहर घूम रहा था, और मैंने बाकायदा फेसबुक पे, ऐसा भी नहीं कि मैं कोई आपको ऐसी ही बातें कर रहा हूँ, मैंने फेसबुक पे उसी वक्त लाइव वीडियो चलाना शुरू की। मैंने उसको पूरा कवर किया किस तरीके से छोटे बच्चे, बेहिजाबी हिजाबी खवातीन और बगैर दाढ़ी वाले लोग, हर तरह के डाइवर्स और डायनामिक लोग जो है वो मुझे नजर आए। तो यही असेसमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की हमेशा गलत रहती है। नेतन्याहू ट्रम्प को कहता है कि जी आप अटैक करें, लोग देखिएगा आपके साथ हैं, एंड यू विल अटैक एंड दे विल कम आउट। भाई, इफ यू हैव अ पॉपुलेशन व्हिच इज अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट, अगर आपके पास कोई ऐसी पॉपुलेशन है जो मैसेज में हुकूमत के सिस्टम के खिलाफ है, तो ऐसे अटैक के अंदर इतने खतरनाक, जहां बेसिस कमांडर्स, सुप्रीम लीडर को जब आपने शहीद किया है, तो ऐसी जगह पे आपको नजर आता है कि जब पॉपुलर डिसेंट होता है तो लोग बाहर आते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जॉन ये फिर नैरेटिव बनाने में, ये नैरेटिव बनाने में अमेरिका और इजराइल कामयाब कैसे हुए कि ईरानी लोग जो है वो अपनी इस इस्लामिक गवर्नमेंट से जो है वो खुश नहीं है, और वो वहां पे इस तरह की हुकूमत चाहते हैं, सेक्युलर स्टेट चाहते हैं जहां पे उनको ये सब ना सामना करना पड़े, इस दीनी गवर्नमेंट? नम्रा, बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर द ओनली वन प्रॉब्ली हु हैज आस्क्ड दिस वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी डायरिंग क्वेश्चन। देखें, इसके ऊपर पूरा एक नेटवर्क काम करता है बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से। अच्छा, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कौन कौन से चैनल्स हैं, उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है। ईरान इंटरनेशनल यहाँ पे काम करता है, उसको फंडिंग CIA से मिलती है, और रिपोर्ट्स हैं कि कुछ हमारे बरादर मुसलमान ममालिक भी उसको फंड करते हैं, और US के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर उसका हेडक्वार्टर्स है, और लंदन के अंदर उसका एक और हेडक्वार्टर्स है। अच्छा। मनोतो भी एक और चैनल है, वो भी सेम फंडिंग, अभी मैं बताऊंगा किसकी आती है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी और दूसरे इदारों से। बहरहाल BBC पर्शियन है, उसके BBC पर्शियन के आप पोस्ट देखेंगी तो BBC वर्ल्ड, BBC उर्दू, जितने दूसरे BBC हैं उससे ज्यादा BBC पर्शियन पोस्ट करती है। अच्छा, वॉइस ऑफ अमेरिका पर्शियन है। अब ये सारे इदारों की सवाल ये है कि फंडिंग कहाँ से आती है। इनको फंडिंग आती है US एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया से। US एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया वो इदारा है जो इतना बजट रखता है और इतनी एलोकेशन रखता है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ स्पेंडिंग करता है इन चैनल्स के ऊपर। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप वेरीफाई कर लें, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, 164 कंट्रीज के अंदर वो प्रोपागेंडा थ्रू डिफरेंट एंड वेरियस चैनल्स उसको प्रोलिफरेट किया जाता है, उसको एक्सट्रैपलेट किया जाता है, उसको डिसेमिनेट किया जाता है। तो इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम। इट्स अ वेरी 1953 में BBC ने मुसद्दक के खिलाफ, ही वाज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ईरान के अंदर, BBC तक जैसी सर्विस ने बाद में जाके कबूल किया, और डेविड बॉयल का आर्टिकल भी है इसके ऊपर कि हमने प्रोपेगेंडा किया है, वी वर द वन स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ द CIA एंड MI6।
तो देर आर वेरी, मतलब दुनिया में जो बड़े बड़े न्यूज के इदारे जो हमें नजर आते हैं ना, कि जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट है, वो हमें नजर आते हैं पार्टिसिपेट करते हुए डिलिबरेटली, और बाद में शर्मिंदगी में वो 20 साल बाद 30 साल बाद जब एप्स्टीन फाइल जैसे अभी आ गई, और बाद में हमें पता चलता है कि इनके कटजोड़ कहाँ से मिलता है, इनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कहाँ से मिलता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। जॉन, व्हाट डू यू थिंक कि एप्स्टीन फाइल्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये कितना इस सब सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो एप्स्टीन फाइल्स से तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है, या ये ईरान और इजराइल और अमेरिका के बहुत पहले से ये स्टेक्स थे, और वो ग्रेटर इजराइल का भी एक फॉर्मूला है, वो सारी थीरी भी आती है, तो ये उसके पैराहे में ये पहले ही होना भी था वैसे भी? देखिए नम्रा, आई डोंट थिंक के डिस्ट्रैक्शन के, मैं इसकी वजह क्या है? देखिए, अमेरिका की आवाम के अंदर इंटरेस्ट तो नहीं है ईरान के साथ जंग करने का। मुख्तलिफ सर्वेज आए, और अभी जो जनरल इनके सेंटिमेंट है, टकर कार्लसन, कैंडस ओवेंस, निक फुएंटेस, इनको आप देख लें, नई जनरेशन भी इनसे परेशान है, और इसराइल फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म हो रहा है। एपैक की इस वक्त पूरी लॉबी यूनाइटेड स्टेट्स में टूट रही है। अच्छा। जो नए कैंडिडेट्स हैं, इनफैक्ट न्यूयॉर्क जैसी जगह पे भी एपैक सपोर्टेड डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स आते थे, लेकिन इस दफा जोरान ममदानी जीता ही इस चीज के ऊपर कि उसने बोला कि मैं इसराइल नहीं जाऊंगा। तो जो सेंटिमेंट है अमेरिकन अवाम का, मुझे तो समझ में नहीं आता, वो साथ नहीं है। ट्रम्प ने खुद इलेक्शन जीता इन प्रोमिस के ऊपर कि भाई मैं पीस करूंगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्या था कि $250 मिलियन जो उसने लिए एडल्सन से और एपैक लॉबी से, अच्छा। वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, और डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं ये काम। ये जो एप्स्टीन फाइल का रिलेशनशिप है, वो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन का नहीं है, मुझे लग रहा है ये ब्लैकमेल है। आई थिंक ये ब्लैकमेल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता था ब्लैकमेल है। कि मेरे साथ जो है वो ऑब्वियसली मैंने अब टर्म दोबारा तो नहीं सर्व करना, लोग भी लेकिन परेशान है। बहरहाल मुझे मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं। इट मेक्स नो सेंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू इन्वॉल्व इटसेल्फ इन अ वॉर। मतलब बिल्कुल भी अभी सेंस नहीं बनता था जो कि कि इस तरीके अपेरेंटली से देखा जाए जॉन, तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही स्टैंडिंग को मैं आज ये भी सोच रही थी अपने घर पे बैठे हुए, ये कि यार हम सब हर जगह की बात करें, हम हर चीज की बात करें, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द यूएस और वहां की पब्लिक पल्स क्या है, जिन्होंने वोट ही इसलिए किया था कि वो एंटी वॉर नैरेटिव के साथ ही आया था ना डोनाल्ड ट्रंप। तो मुझे तो उनको आप कहने का भी दिल नहीं कर रहा। तो जब वो एंटी वॉर है, तो उनकी अपनी आवाम के अंदर क्या पल्स पाई जा रही है, उस पर अभी कोई बात ही नहीं हो रही है, तो वो तो उसके डोनाल्ड ट्रंप के खुद बहुत खिलाफ हो जाएगी आवाम। बिल्कुल आपने सही कहा, एंड डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रही है। और आप देखेंगी कि जो आयतुल्लाह खामनई ने बात की थी ना, कि बड़ी पावर भी ऐसा थप्पड़ खा सकती है कि दोबारा ना उठ पाए किसी के खिलाफ, तो आई थिंक ये बात आई थिंक सच हो सकती है बिल्कुल। आई थिंक इसके अच्छा, अंदर रजीम कोई चेंज दो राय की नहीं। हवा इस वक्त हमें ठंडी होती हुई नजर आ रही है ईरान में, बल्कि जो ये नैरेटिव की हद तक ही मैं कहूंगी कि जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी वो अब बिल्कुल थमता हुआ नजर आ रहा है, एंड आई थिंक अमेरिका इज स्केप्टिकल अबाउट दिस नाउ। जी, now after destroying everything, after going into a country, violating their sovereignty, assassinating their leader in cold blood, now they realize that maybe this is not working out. This has been typical America and Uncle Sam case, where they went into Iraq, where they went into Afghanistan, where they went into Vietnam, but realized that, oh, now we made the wrong decision. So let them come here. I think इस दफा उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने फैसला लिया है ना, जवाब भी आ सकता है बहुत बुरी तरीके से। तो आई थिंक ये रीजन से या तो जाएंगे, या तो ये रीजन से जाएंगे, क्योंकि नाउ दे हैव लेजिटिमाइज, अब देखें लेजिटिमाइज कर दिया उसको। जो लोग बाहर नहीं आए और जो सपोर्ट में आए ना गवर्नमेंट के, तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लेजिटिमेट ईरान का जो सुप्रीम लीडर का निजाम था, जो कुर्बानी दी उन्होंने प्रूव कर दिया कि दिस इज अ लेजिटिमेट सिस्टम एंड पीपल आर बिहाइंड मी, अदरवाइज थिंग्स वुड हैव चेंज्ड। अच्छा, मुझे जॉन इजराइल और ईरान का अगर कंपैरिजन आप कर सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट, लेकिन ईरान की एटलीस्ट मुझे स्ट्रेंथ्स बताएं कि अगर इजराइल इस वॉर को जारी रखता है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि हम 4 हफ्ते करते हैं, लेकिन साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही है इजरायली मीडिया की तरफ से कि हमारा जो प्लान है वो क्विकली सब कुछ ग्रैब करने का है, और उसी के मुताबिक 24 आवर्स के अंदर आपने सुप्रीम लीडर और सुप्रीम आपकी जितनी भी लीडरशिप है उसको आपने टारगेट कर लिया, तो वो तो हमें उसकी तरफ इस तरह से नजर आता है। लेकिन व्हाट डू यू बिलीव कि अगर इजराइल आगे जाता है, अमेरिका आगे जाता है, तो ईरान की क्या स्ट्रेंथ है, वो कितना लंबा इसको पुश कर सकते हैं रिटेलिएशन में? देखें, आई थिंक ईरान कैन स्ट्रेच इट आउट फार बेटर देन एनी अदर कंट्री इन द रीजन और अच्छा। द यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल।
इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मैं बताता हूँ आपको फैक्चुअली क्यों आई थिंक इट इज द केस। पहली बात तो ये है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का स्टॉक पाइल है वो इट इज हाईली अंडर एस्टिमेटेड। मेरी मालूमात के मुताबिक 400 ड्रोन और 200 मिसाइल्स ईरान रोजाना बना सकता है, कैपेसिटी रखता है। दूसरी बात ये कि 10 नोन फैसिलिटीज हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज हैं बड़ी बड़ी ईरान की, जिनमें से 6 अंडरग्राउंड हैं, और वो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज इतनी बड़ी हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा शहर है मिसाइल्स का। तो आई थिंक ईरान जितना ड्रोन फेंकना चाहे, जितनी मिसाइल्स फेंकना चाहे, उसके पास कोई कमी नहीं है। और एक जब 5-6 हज़ार डॉलर का, 10,000 डॉलर का ड्रोन भी अगर जाता है और उसके आगे से 1.2 मिलियन डॉलर, 1.5 मिलियन डॉलर के इंटरसेप्टर, थर्ड इंटरसेप्टर जिसको जाके टैकल करता है, तो आप सोच रहे हैं हाउ ड्रास्टिक द कॉस्ट एंड द इनकन्वीनियंस वुड बी फॉर देम इकोनॉमिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली उनके अपने स्टॉक पाइल का खत्म होने का चांस 100%। लास्ट टाइम भी हमने देखा था 3-4 दिन का स्टॉक पाइल बच गया था, फिर मजबूरन अमेरिका को आना पड़ा, बोलना पड़ा भाई प्लीज, कतर से बोला कि सीज फायर करा दो प्लीज, बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा। और आई थिंक उनका स्टॉक पाइल का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सेकेंडली ड्रोन्स और इनके अलावा अगर देख लें मैरिटाइम जो सिचुएशन है, मैं आपको बताऊं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉक किया हुआ है, ईरान कैन डू इट इंडेफिनेटली। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट। व्हाई? अच्छा। द रीजन इज दैट ईरान ने अपनी जो मिनी सबमरीन हैं वो बनाई ही इस पर्पस के लिए थी, इस ही काम के लिए बनाई थी कि वो काम जो आज हुआ है वो अंजाम दें। टॉर्पीडो लेस जो मिनी सबमरीन्स हैं, जिनकी 180 से लेकर 223 फीट तक की गहराई के शैलो वाटर्स में वो ऑपरेट करती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जो सरप्राइजिंगली जो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो रीजन में है, वो नहीं आ सकती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, मैन्यूवर नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि 2005 और 2007 या 2009 बहरहाल ये सबमरीन्स क्रैश भी हो चुकी हैं। यू कैन रीड अबाउट द इंसिडेंट्स। तो ईरान जब तक चाहे उसको, और हैदर की स्पीड बोट्स भी हैं, और यहाँ से वो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि इनकी अपनी मैरीटाइम बाउंड्री है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट, तो वहां से कॉन्स्टेंटली वो बॉम्बिंग कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी नेवल बाउंड्री है। अच्छा। तो आई थिंक ईरान आउटलास्ट कर सबको। जितने रीजन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने तो कभी देखा ही नहीं है ना, ये जो बरादर सो कॉल्ड बरादर मुसलमान ममालिक मुल्क हैं, इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है जंग। तो अभी जब इन्होंने बेसिस होस्ट करके गलती जो इन्होंने की, तो अब वो देख रहे हैं कि अटैक्स हो रहे हैं, और ईरान इनडिस्क्रिमिनेटली किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। तुर्की के अंदर अटैक नहीं किया, अजरबैजान के अंदर एसेट्स पे अटैक नहीं किया, ओमान के अंदर एसेट्स पे अटैक नहीं किया। अटैक सिर्फ उन बेसिस के ऊपर हो रहे हैं जो जो जिन्होंने एक्टिव वायलेशन थी, की थी, जो एक्टिव थी। प्रोमिसेस की। यस, यस, ए, ए, लिंकन से तो अटैक हुआ ही नहीं। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, लिंकन से पहला अटैक हुआ टोमाहाक मिसाइल्स का, उसके बाद अच्छा। जितने अटैक्स हुए वो सारे बेसिस से हुए हैं। तो आप देखें अब क्या चॉइस बचती है अच्छा, ईरान के पास। टर्की वगैरह को अटैक ना करने का रीजन यही था कि वो ईरान ये अंडरस्टैंड करता है या ये समझता है कि टर्की वगैरह जैसे ममालिक जिन पे अटैक नहीं किया गया वो एक्टिव नहीं थे हमले में, इस वजह से। जबकि नमरा सऊदी सिर्फ समझता नहीं है, सिर्फ समझता नहीं है, बल्कि ऐसा है। वीडियो सैटेलाइट प्रूफ है। अच्छा। देखें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में ईरान रैंक्स इन टॉप 10, इट्स नंबर 1 इन ऑल मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मैंने खुद भी ये वीडियो बनाई है इस बात पे। सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन तो चले पहले से ही शुरू से डिक्लेयर्ड ही था कि वो करेगा। इन मुल्कों के अंदर 70-70 F-35 की लैंडिंग्स मैंने खुद नोट की है जंग से पहले, मैंने रिकॉर्ड के तौर पे यूट्यूब पे पोस्ट भी किया हुआ है। ओके। उसके अलावा जो 28 रिफ्यूलर और स्ट्रैटो टैंकर्स आए हैं इस बयान के बाद कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, 28 रिफ्यूलर्स आए हैं, E-18 सेंट्रीज आई हैं यहाँ पे, 18 ग्राउलर्स आए हैं यहाँ पे। तो ये तो इब्राहिम लिंकन तो डिस्ट्रैक्शन थी, इट वाज जस्ट 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 शो। वो 2000 किलोमीटर पीछे जाके खड़ा हुआ है ओमान के भी, तो इट इज नॉट इन एनी पोजीशन टू अटैक। एंड या सो दे हैड टू रिटेलिएट। ठीक है जॉन, न्यू सेटअप की क्या अपडेट है? वो कब तक कंप्लीट उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? पावर ट्रांजिशन किस तरह से होती है? फिर उसका मैकेनिज्म क्या होगा? न्यू पॉलिसीज क्या हो सकती हैं? वो किस तरह फंक्शन करेगा? देखिए, न्यू सेटअप की अगर बात करें तो वी डोंट नो फॉर श्योर, किसी को नहीं पता कि कौन सुप्रीम लीडर आएंगे। इंटरिम काउंसिल को रिस्पांसिबिलिटीज दी हुई हैं, तो दे आर डिसाइडिंग एंड डिलिबरेटिंग। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल हाउएवर पूरा कोशिश करेंगे खबरगान को, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को टारगेट करने की, बॉम्ब करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आप देखिएगा 100% आपको शायद खबर आएगी कभी ना कभी के जो है इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर या खबरगान के ऊपर जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर, उनकी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया है। आई थिंक अभी जो सेशन होगा उसके अंदर डिसाइड हो जाएगा कि नए सुप्रीम लीडर कौन है। देयर इज अ क्राइटेरिया दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड। आपको मुश्तहिद होना जरूरी होता है, Yes, और yes, पूरा yes. एक प्रोसेस होता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इदारा है खुद से, और ये इदारा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही खुद से इलेक्ट करता है सुप्रीम लीडर को। सो ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे थे कि 3 नाम दे दिए उसमें से एक नाम सिलेक्ट हो जाएगा या वॉट एवर। सो दे आर गोइंग टू बेसिकली इलेक्ट द सुप्रीम लीडर
within due time. अच्छा जॉन, सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात से मुतालिक भी प्लीज़ कुछ गाइड करें, उससे मुतालिक जो डिटेल्स हैं वो भी बताइएगा प्लीज़। देखें, यहाँ पे जो फ्यूनरल प्रोसेशंस हैं, शोक तो लोग मना ही रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली जो फ्यूनरल होगा वो 2 दिन के अंदर जब एक्सपेक्टेड है कि जब सुप्रीम लीडर नए आएंगे तो उसके बाद वो खुद नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, आइदर इन तेहरान यूनिवर्सिटी और इन कुम। तो 2 जगहों पे उम्मीद है कि जब वो आएंगे तो वो खुद लीड करेंगे इन सारे फ्यूनरल प्रोसेशंस को। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस जॉन, बहुत शुक्रिया, स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह। गुफ्तगू आपने सुनी, जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे ईरान से, और ईरान की तमाम तर ये जो बल्कि ये पूरी सूरत हाल जो है उसको बहुत बेहतर अंदाज में जॉन अंडरस्टैंड करते हैं। और जॉन ने कहा कि एक चीज़ जो इस वक्त हमें नहीं होती हुई नज़र आ रही वो अमेरिका और इसराइल का वो ख्वाब है जिसके वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया, और जो कि इसको जारी भी रखेगी। तो एक मकसद है चले रजीम चेंज का, उसके अलावा भी बहुत से मकासद हैं, लेकिन एटलीस्ट रजीम चेंज का ख्वाब ऐसे फ़िज़ाई हमले करके नहीं पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। वैसे पाकिस्तान का स्टांस भी बहुत क्लियर है। आज भी अगर पाकिस्तान की हुकूमत की स्टेट के नैरेटिव की मैं बात करूं या उनकी सपोर्ट की बात करूं तो वो वाज़े तौर पे आज कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान के साथ स्टैंड करता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया नाइला चौहान साहिबा ने। नाइला जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैडम मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज मेरे सोशल मीडिया पे एक सवाल मैंने किसी की तरफ से देखा जो ये पूछा था मुझसे किसी ने कि आर वी गोइंग टू हैव वर्ल्ड वॉर 3? इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, हाउ वुड यू आंसर दैट क्वेश्चन? I hope not. Let's hope not कि we have World War 3. इसकी पूरी कोशिश है कि वो तबाहकारी करे, लेकिन उनको ये गलत फहमी है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करके तो भाग जाएंगे। अच्छा, आपको याद हो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले कह दिया था कि हम निगोशिएशन से मसाइल को हल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो फिर भागने का रास्ता हम भी नहीं देंगे। और अब ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने इमाम को शहीद कर दिया, ये सोच के कि एक शख्स के जाने से सारा मुल्क अल्टम पल्टम हो जाएगा। ये उनकी मिसकैलकुलेशन थी। इनकलाब की इंस्टीट्यूशन पिछले 40 साल से बहुत वेल डेवलप्ड और वेल इंट्रेंच्ड है, और उन्होंने अपना ऐसा निज़ाम बना लिया हुआ है कि वो एक शख्स के आने जाने से उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही आप देख रहे हैं कि अभी भी वो इज़राइल पे, तल अवीव पे हमले जारी हैं। तो ये नहीं है कि खामेनेई के जाने के बाद खामोशी हो गई और आगे कुछ नहीं किया ईरानियों ने। लेकिन जो नया सेटअप होगा नाइला जी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पहले की निस्बत, और अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो किन ग्राउंड्स पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? और पॉलिसी शिफ्ट हम कोई देखेंगे नहीं देखेंगे? ट्रांजिशन ऑफ पावर बहुत स्मूथ होगी, किस तरह से होगी? देखिए, अगला निज़ाम की तो बात दूर की है। अच्छा, तो जो हो रहा है वो चल रहा है। ओके। उन्होंने अपना सक्सेशन प्लान बना लिया था, अपने ज़िंदगी में ही उन्होंने अपना सक्सेशन प्लान बना लिया था, और उसके मुताबिक सारा निज़ाम उसी तरह चल रहा है। सो नए निज़ाम की अभी बात कहीं भी नहीं हो रही, नॉट इन ईरान। अच्छा, देख लें कि अब सारे हैं वो मुत्तहिद हो गए हैं, एक गम है उनका, एक दुख है उनका, और वो अपनी उनमें जो कौमियत का सेंटिमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो नए निज़ाम की तो बात तब होती जब ये दरहम बरहम हो जाते। ऐसा नहीं हुआ। वो उन्होंने अपने जाने से पहले ही अपने 4 सिलेक्टेड नाम दे दिए थे कि इनमें से जो है वो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स और गार्डियन काउंसिल सिलेक्ट कर ले कि कौन बेहतर होगा। तो अभी कलेक्टिवली ये 3 अशखास जो हैं इसका निज़ाम चला रहे हैं। सो नए निज़ाम सवाल ही नहीं उठता अभी।
अच्छा नाइला जी, इसमें अमेरिका और इसराइल का मकसद सिर्फ रजीम चेंज था, ये इससे ज़्यादा भी इनके जो मकासद थे वो कोई और थे? और अब जबकि लेट्स से कि हम ये बात कर रहे हैं, हमारी राय के मुताबिक, आपकी मेरी, ये प्लान जो है वो कामयाब नहीं होने जा रहा और ये मिसकैलकुलेशन थी इस नेक्सस की, इसराइल और अमेरिका की। तो अब ये जब मिसकैलकुलेशन हो गई है तो क्या ये नेक्सस जो है वो अपने दीगर मकासद को हासिल करने में भी कामयाब हो गया या वहां पे भी नाकामी का सामना हो गया? एंड वुड दे गिव अप और नॉट? अब बात यह है कि पहले सवाल ये कि मकसद था क्या, हम्म। और कहने को था रिजीम चेंज, लेकिन रिजीम चेंज तो नहीं हुई, वो तो वही निजाम चल रहा है। तो फिर क्या मकसद था? उसके लिए हमें इजराइल की साइकी को समझना जरूरी है। इजराइल, जैसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया था, इज एन इलीगल स्टेट, क्योंकि उसकी बुनियादें जो है वो गैर कानूनी थी। बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 की थी, जिसके तहत ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डिसाइडेड कि ये कि खिता इधर इनको थोड़ी जगह दे दी जाए। अपने मुल्क में जगह, यहाँ पे जगह दी। इतनी मोहब्बत थी अपने मुल्क में जगह देते, लेकिन उन्हें वहां नहीं दी, यहाँ पे दी, पहली बात। और फिर उसके बाद उन्होंने ये एक इनके माइंडसेट, खासकर एवेंजेलिकल माइंडसेट जो है, जो अमेरिका में भी बहुत जो है वो हावी है, वो समझते हैं कि बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, तौरा में अल्लाह ताला ने ये सारा जो खित्ता है, प्रोफेसीज। यूफ्रेटिस नाइल तक, ये अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को दे दिया था। सो ये अब्राहमिक लैंड के इनहेरिटर्स हैं। ये एक बात भूल, हजरत इब्राहिम के भी दो बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। जी। सो दोनों बेटों की औलादों का उतना ही हक है उस इलाके में जो कि एक का है। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर इनका ये थीसिस आप ले लेते हैं, तो यूफ्रेटिस से नाइल में कौन कौन से ममालिक आते हैं? इसमें आपका सीरिया आता है, लेबनान आता पूरा है, खिता। इजिप्ट, जॉर्डन आता है, सऊदी अरेबिया आता है, इराक आता है, ईरान आता है। तो कहां से कहां तक ये फैलने का सोच रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर ये बात हावी कर ली है कि ये हमारा हक है, सो ये उस पर रुकेंगे नहीं। अच्छा। अच्छा मैडम, तो ठीक है। इन्होंने सीरिया में भी तबाहकारी की, लेबनान में भी तबाहकारी की, और इजिप्ट के वो सिनाई डेजर्ट, ये सारा इन्होंने किया। यमन के साथ इन्होंने जो है हुतियों के साथ इनको मसला, इराक को तबाह करने में नेतन्याहू का एजेंडा था, जब इन्होंने झूठ बोला कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अब झूठ बोल रहे हैं कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ईरान के पास, जो कि उनके पास नहीं है। सो ये झूठ पे, फसाद पे, अपना जो एजेंडा ऑफ ग्रेटर इजराइल, मीगा, मेक इजराइल ग्रेट अगेन, उस पे काम कर, मीगा एंड मागा, और यस। उस तो अभी कामयाबी नहीं हुई और ना कोई होने देगा। बहुत से ममालिक इस खुशफहमी में थे कि नहीं नहीं, अब्राहमिक अकॉर्ड्स हो गए, आप उनको रिकग्नाइज कर लें तो ये ठीक हो जाएंगे, ये तबाहकारी खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैडम, इसमें उनके ठीक है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को खुद को पोजीशन करना हर रोज़ मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान की पोजीशन क्या होनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट वे पॉसिबल कहाँ क्या हो सकता है जहाँ पे पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर करे, अपनी सॉवरेनिटी को भी सिक्योर करे? देखिए, कल इसहाक डार साहब, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी है डिप्लोमेटिक कोर को, जो इस्लामाबाद में बेस्ड, और उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े क्लियरली बयान किया, जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसके हवाले से भी और ये ईरान के हवाले से भी। सो पाकिस्तान हमेशा हक का साथ दिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने जो आपके गल्फ कंट्रीज में जो सिविलियन लाइव्स नुकसान हुआ है उसके लिए ताज़ियत भी की है। आपने जो है इमाम खामेनाई की वफ़ात पे भी ताज़ियत की है।
आप दोनों जो मतलब जहाँ जहाँ गलत हो रहा है, आप उसमें अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि आप गलत और झूठ का साथ नहीं ठीक देंगे। ठीक है। अच्छा और नायला जी, आइंदा आने वाले दिनों में बहुत रीसेंट फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, उसमें व्हाट डू यू सी हैपनिंग? इन द नियर फ्यूचर इट रियली डिपेंड्स, बिकॉज मुझे लगता है, देखिए इजराइल की कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है हम्म और उनकी आबादी भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, हम्म तो उनके पास इतना स्टेमिना नहीं है कि वो कोई तूलानी जंग कर सके। अच्छा। उनकी कोशिश है हिट एंड रन, और वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो उनके जो है वो सारे गंदे काम करके दे उनको। हम्म अब अमेरिका का मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं इन अनदर 2-3 मंथ्स, तो वो नहीं चाहते कि उनके हाथ जो है वो रंगे जाएं ऐसे मौके पे जब वो अपनी इलेक्शंस पे जाते हैं। हम्म So while America and Donald Trump sahab unilaterally, without approval of the Congress, decided to join Israel in its this madness, लेकिन उनकी भी कोशिश है कि जल्दी जल्दी सुलह सफाई हो जाए, ताकि जब वो कांग्रेस के देखो मैंने सुलह सफाई करा दी, ईरान ने कह दिया कि अब आपने छेड़ा है तो इसका पूरा हिसाब आप देंगे। तो इसलिए इट डिपेंड्स, क्योंकि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया है। जब वो बंद कर दिया तो इक्तिसादी बहरान पूरे दुनिया में आएगा, ठीक। सिर्फ ईरान में नहीं या सिर्फ अमेरिका में नहीं। सो ये जो इक्तिसादी होगी ना मुश्किलात, उनसे आगे सियासी मुश्किलात बढ़ेंगी दुनिया में। जी थैंक यू वेरी मच नायला जी, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये जो जंग है ये अब तक तो ईरान और इजराइल के दरमियान खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए सबसे संगीन बहरानों में से एक है। गुज़िश्ता कुछ जो साल हैं उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती रही, जिसकी बुनियादी वजूहात में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बज़ाहिर बताया जाता रहा इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से। तो ये इलाकाई ताकत का एक तो तवाज़ुन जो है वो बहुत बड़ी वजह है, और इजराइल जो फ़लस्तीन तनाज़ा है वो भी इन्हीं वजूहात में शामिल है। क्योंकि जब इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन पर हमला जब भी किया गया, उसकी तरफ से जहाँ पर पूरी दुनिया की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, वहाँ ईरान भी डट के इसराइल के सामने खड़ा रहा। तो ये कुछ वजूहात हैं कि ये तनाज़ा गुज़िश्ता कई सालों से चला आ रहा है और आज हम इसकी शिद्दत को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अल जज़ीरा की तो कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर वसी पैमाने पर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू की, जिनमें ईरानी आला क़यादत समेत अहम फ़ौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने जवाबी मिज़ाइल और ड्रोन हमलों के जरिए इसराइल और इलाके में दीगर जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे उनको मुतासर किया, जिससे एक वसी जंगी बहरान पैदा हुआ। और ये सिर्फ दोनों स्टेट्स के दरमियान नहीं है, बल्कि ये पूरे रीजन के लिए, फिर पूरी दुनिया के लिए ये उसकी ना सिर्फ ख़तरा है पूरे खित्ते के लिए, बल्कि आलमी मईशत के लिए भी ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये थ्रेट जो है वो पूरी दुनिया को कुछ ही दिनों में, आइंदा आने वाले दिनों में रियलाइजेशन भी होगी कि ये कितना बड़ा नुकसान है। इस जंग के असरात आलमी सतह पर भी महसूस किए जा रहे हैं, एंड एज आई सेड अर्लियर, ये आइंदा आने वाले दिनों में मजीद महसूस किए जाएंगे। तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, फ़िज़ाई हुदूद में पाबंदियाँ और बैनुल-अक़वामी सियासी तनाव जो साबित करते हैं कि ये महज दो मुल्कों का तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये वसी जोग्राफियाई और इक़्तिसादी बहरान बन चुका है। तो ऐसी कशीदगी ने न सिर्फ खित्ते में बेशुमार शहरियों की ज़िंदगियों को तबाह किया, बल्कि एक तवील मुद्दती इंसदादे अमन और आलमी इस्तेहकाम के लिए भी ये जंग ख़तरा बन के साबित हो रही है, जिसका हल तलाश करना बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इसका हल तलाश नहीं करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो फिर नुकसान, जैसे मैंने पहले बताया, वो खुद ही इंसानों को वापस बर्दाश्त करने पड़ेंगे और ये पूरी दुनिया के लिए जंग बहुत बड़ी थ्रेट बन सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।